गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ देखा था, तो मैंने कहा था वो ज़रूरी रहेगा आगे समझने के लिए ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो तो फैराडेज लॉ पता होना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ एक बार रिवाइज कर लिया था। इस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले ये जो आपके सामने ट्रांसफॉर्मर है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, कोर टाइप है या शेल टाइप है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए यहाँ पे जो मैंने ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ किया हुआ है, ना ये कोर टाइप है ना ही ये शेल टाइप है। ये ट्रांसफॉर्मर की एक स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक से कहने का मतलब ये डायग्राम ना ही कोर टाइप डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक ट्रांसफॉर्मर की, ना ही एक शेल टाइप कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफॉर्मर की। ये एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम है। ये ट्रांसफॉर्मर की डायग्राम स्कीमेटिक से कहने का मतलब ये डायग्राम आपको हेल्प करेगी ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने में, ट्रांसफॉर्मर को एनालाइज करने में, ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के वक्त आपको ये डायग्राम हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मर बेटर। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर बना देता है यहाँ पे या शेल टाइप बना देता है और फिर आपको समझाने की कोशिश करता, दैट वुड हैव बीन लिटिल कंफ्यूजिंग। तो बुक्स यहाँ पे क्या यूज़ करती हैं, ट्रांसफॉर्मर की एक स्कीमेटिक डायग्राम यूज़ करती हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल एंड हाउ टू कन्वर्ट दिस स्कीमेटिक डायग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ट्रांसफॉर्मर। तो ये एक सिंपल डायग्राम हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो समझाने आ रहे हैं यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल और इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना वो समझने में थोड़ी आसानी हो, ना कि डायग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी में ये इंसान गुम हो जाए। तो ट्रांसफॉर्मर की हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये ना ही कोर टाइप डायग्राम है एक ट्रांसफॉर्मर की, ना ही शेल टाइप, ये है एक स्कीमेटिक डायग्राम। तो ट्रांसफॉर्मर में अब वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर में क्या कहते हैं, दो साइड्स रहती हैं ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग की। एक ये आगे प्राइमरी साइड, हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड, जहाँ पे एसी सप्लाई, जहाँ पे इनपुट कनेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर का, उसे कहते हैं प्राइमरी साइड। और जहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं उस साइड को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड। ठीक है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर को इनपुट दिया जाएगा जिस साइड पे वाइंडिंग की उसे कहेंगे प्राइमरी साइड, और जिस साइड पे ट्रांसफॉर्मर का लोड कनेक्ट किया जाएगा उस साइड को कहेंगे हम सेकेंडरी साइड। ये वायर्स जो है आयरन पीस के ऊपर लपेटी गई हैं और ये आयरन पीस के साथ किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं कर रही। ये आयरन पीस के साथ इंसुलेट करके इसके ऊपर ब्रेड की गई है, लपेटी गई है, लिपटी गई है वायर्स, और ये इंसुलेटेड है इस आयरन पीस के साथ। आयरन पीस को यहाँ पे ये जो आयरन कोर है इसे ट्रांसफॉर्मर में यूज़ करने का रीज़न रहता है ताकि जो फ्लक्स है उसे हम एक वेटर मीडियम, एक वो मीडियम दे सकें जिसकी परमेबिलिटी हाई है और ट्रांसफॉर्मर फ्लक्स को थोड़ा सा इजी रहे ट्रैवल करने की। तो हम यहाँ पे इसलिए आयरन कोर देते हैं। हमारी जो तारें इसके ऊपर लिपटी हुई हैं ये इंसुलेशन है में है, इसके साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कोई नहीं है। वायर्स जो भी इसके ऊपर लिपटी गई हैं वो डायरेक्ट कंडक्शन बिजली की नहीं कर सकती। इवन प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कोई नहीं है। जो भी यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होगी। दोनों वायर्स इंसुलेटेड हैं फ्रॉम द आयरन पीस। आयरन पीस दिया गया है, आयरन कोर दिया गया है फॉर द फ्लक्स टू ट्रैवल। उसके लिए एक बेटर मीडियम दे दिया जाए। एयर होगा, आयरन पीस नहीं होगा तो फ्लक्स एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएगा फ्रॉम द प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो परमेबिलिटी हाई वाला एक मटेरियल आयरन पीस हम दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट वो फ्लक्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड ईजिली। ठीक है, तो प्राइमरी साइड पे हमने V1 दे दिया, तो प्राइमरी साइड पे V1 दे दिया तो होगा क्या, यहाँ पे इस कॉइल को देखिए, ये कॉइल एग्जैक्टली वही है जो आप एसी सर्किट एनालिसिस में, जब बेसिक इलेक्ट्रिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे वहाँ पे एसी सर्किट एनालिसिस पढ़ा तो वहाँ पे जो कॉइल देखते थे ये एग्जैक्टली वही कॉइल है। इस तरह की डायग्राम आपको याद होगी, आपने अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल एनालिसिस में जब एसी सर्किट एनालिसिस चैप्टर पढ़ा था। मैंने उस चैप्टर में भी कहा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है
बड़ा ही आसान है, बच्चे से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट्स वाला जो सर्किट वाला चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल एनालिसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे पूरा मशीन और पावर सिस्टम बेस्ड है, तो वो आना चाहिए। तो ये जो कॉइल प्राइमरी साइड की आप देख रहे हैं यहाँ पे V1, जहाँ पे हमने सप्लाई किया है जिस कॉइल को, वो कॉइल एक्जैक्टली यही है। ये आ गया कॉइल का अनवांटेड अनडिजायर्ड रेजिस्टेंस। हमें कॉइल आइडली क्या चाहिए होती है कि सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंस हो कॉइल में, उसका कोई रेजिस्टेंस ना हो। बट ऐसा होता नहीं, हमें एक उसके साथ वायर का रेजिस्टेंस हो रहता ही है, तो हमें वो भी मिलता है। तो ये आ गया रेजिस्टेंस, ये आ गया उसका इंडक्टेंस X1, रिएक्टेंस आ गया, और उसके क्रॉस जो ड्रॉप बन रहा है दैट इज A1। यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि ये जो A1 बना है दैट इज फॉर्म ड्यू टू द फैराडेज लॉ, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज C, तो उसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट बनी, ऑल्टरनेटिंग करंट बनी सर्किट के अंदर, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज C, तो ऑल्टरनेटिंग करंट बनी, ऑल्टरनेटिंग करंट बनी तो जो फ्लक्स बना वो भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का बना। हम यहाँ पे एज्यूम करते हुए चलेंगे कि हमारा जो आयरन पीस है उसका जो हिस्टेरेसिस कर्व है, मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, वो लीनियर है। इंजीनियरिंग हिस्टेरेसिस में एक बार क्वेश्चन आया था कि हम आइडियल ट्रांसफार्मर का हिस्टेरेसिस कर्व किस तरह से एज्यूम करते हुए चलते हैं जब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं। द आंसर इज लीनियर। लीनियर से कहने का मतलब इस तरह का हिस्टेरेसिस कर्व हम एज्यूम करते हुए चलते हैं। अदरवाइज हिस्टेरेसिस कर्व जनरली कुछ इस तरह का रहता है। अगर आपको हिस्टेरेसिस कर्व लूप के बारे में पता है, इट्स गुड, नहीं पता तो भी ट्रांसफार्मर में राइट नाउ हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इन जनरल किसी स्टूडेंट को पता है तो यहाँ पे वो जान ले कि जब भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे हिस्टेरेसिस कर्व लीनियर कंसीडर कर रहे होते हैं आयरन पीस का। तो ये एक बार क्वेश्चन था इंजीनियरिंग फिजिक्स में, तो यहीं पे मैंने सोचा सॉर्ट आउट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो लीनियर कर्व मानते हुए चलते हैं। तो लीनियर कर्व से क्या हेल्प रहती है, लीनियर कर्व से हेल्प जो रहती है वो ये, अगर करंट साइनोसाइडली वेरी कर रही है तो जो हमारा फ्लक्स है वो भी एक्जैक्टली साइनोसाइडली वेरी कर रहा होगा। तो ये एजम्पशन हमारी ट्रू होल्ड होती है जब हम कंसीडर करें कि जो हमारा आयरन पीस है उसका हिस्टेरेसिस कर्व जो है वो लीनियर है। तो इस एक्सप्लेनेशन का रीज़न क्या था, हमारा फ्लक्स भी हमने कंसीडर कर लिया एक्जैक्टली साइनोसाइडली वेरी कर रहा है। तो वेरी कर रहा है तो क्या मतलब, टाइम के साथ कभी उसकी वैल्यू 1 वेबर है, कभी 0 हो जाती है, कभी 0.5 वेबर है, देन अगेन 1 वेबर है, देन फिर से 0 हो जाती है, देन बीच में 0.5 वेबर हो जाती है अगेन। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फ्लक्स है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लगातार। कुछ टाइम पे उसकी वैल्यू ये है, किसी टाइम पे वैल्यू ये है, किसी टाइम पे वैल्यू ये है, किसी टाइम पे वैल्यू कुछ इस तरह से है। तो टाइम के साथ क्या देख सकते हैं हम, हमारा जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमारे पास क्या आ गया, चेंजिंग फ्लक्स। तो फैराडेज लॉ के दौरान भी मैंने बात की थी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग फ्लक्स अगर कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, EMF। तो यहाँ पे हम उस EMF को कहते थे ड्रॉप। तो ट्रांसफार्मर में हम इस EMF को कह देंगे इंड्यूस EMF, E1 को है ये भी ड्रॉप ही है, बट यहाँ पे हम कह देंगे कि ये EMF इंड्यूस हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपका EMF इंड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है, V1 प्रोड्यूस हुआ, V1 की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटाइजिंग करंट, उसने इस आयरन पीस को चार्ज किया, वहाँ पे फ्लक्स बना। चार्ज करने से कहने का मतलब यहाँ पे फ्लक्स बना, यहाँ पे फ्लक्स बना, फ्लक्स ट्रेवल हुआ प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड तक पहुँच पाया। सेकेंडरी साइड पे हमें क्या मिला, एक चेंजिंग फ्लक्स। यहाँ पे ये जो कर्व बनाया था हिस्टेरेसिस की बात की थी, आउट ऑफ नोवेयर वो इसलिए बात की थी कि जो हमारा फ्लक्स है वो बताने के लिए वो एक्जैक्टली साइनोसाइडल है। ये अजम्पशन को विद होल्ड करने के लिए, बताने के लिए, ट्रू बताने के लिए आपको बताया था कि हिस्टेरेसिस जो लूप है
हमने आयरन पीस का कंसीडर किया है, लीनियर किया है। क्यों किया है? अजम्पशन है, ताकि हम कह सकें कि हमारा फ्लक्स जो है एक्जैक्टली साइनोसाइडल है, जस्ट लाइक वोल्टेज एंड करंट। तो इसलिए ये अजम्पशन पे बात की थी कि हमारा आयरन पीस जो है उसका हिस्टैरिसीस कर्व क्या है? लीनियर। तो हमारे पास क्या आ गया? चेंजिंग फ्लक्स, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स लाइक एन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। चेंजिंग फ्लक्स एक कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इन्फ्लुएंस्ड कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एज रेड इन द फैराडेज लॉ, वोल्टेज इंड्यूस होगी, वो यहाँ पे हो जाती है, उसे नाम देते हैं हम E2 का। सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी मीन सेकेंड टू, इसलिए E2 नाम दे दिया यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हुई। और यहाँ पे अगर हम लोड कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगी उसे हम कह देंगे V2। और E1 और V1 में हम क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है, ये V1 है, सप्लाइड वोल्टेज है, E1 थोड़ी सी कम ही होगी, यहाँ पे R1 में भी ड्रॉप बन रहा है। तो बट फिर भी जो ड्रॉप है वो बहुत कम है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं E1 इज इक्वल टू V1। एंड सिमिलरली हम ये एक हेल्दी एफिशिएंट अजम्पशन मानते चलते हैं अगेन दैट E2 इज इक्वल टू V2, जबकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल ही निग्लिजिबल, नाम मात्र डिफरेंस होता है बट होता है, बट हम फिर भी अजम्पशन मानते हुए चलते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। E1 इज इक्वल टू V1 एंड E2 इज इक्वल टू V2। तो ये था हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का। एक बार रिकैप कर लेते हैं, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? प्राइमरी साइड जहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करते हैं वहाँ पे सप्लाई कनेक्ट की V1 ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई की, वहाँ बनी ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दी, ऑल्टरनेटिंग करंट थी बनी सर्किट के अंदर, उसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स बना। ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स का ग्राफ साइनोसाइडल है क्योंकि कर्व हम अस्यूम करते हैं हिस्टैरिसीस कर्व लीनियर है आयरन पीस का, तो जो फ्लक्स है दैट मीन्स उसका ग्राफ साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल है मतलब टाइम चेंजिंग है, टाइम चेंजिंग है। तो हमारा E2 जब भी उससे इंटरेक्ट करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग जब भी इंटरेक्ट करेगी तो हमारा चेंजिंग फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करने पे सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा? EMF, उसे नाम दे दिया E2। और बस ये है वर्किंग प्रिंसिपल आपके ट्रांसफार्मर का। V1 दिया, IM बना, IM से V1 दिया, IM बना, ऑल्टरनेटिंग करंट के पीछे पीछे फ्लक्स बना, फ्लक्स ने सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ इंटरेक्ट किया, चेंजिंग फ्लक्स था तो E2 बना। और हमारा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल नहीं, मैग्नेटिकली हमारी जो पावर थी ट्रांसफर होगी फ्रॉम द प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड मैग्नेटिकली। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे E1 और E2 में आपस में कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है कि नहीं है, तो क्या है? N1 N2 टर्न्स जो रहते हैं प्राइमरी साइड पे सेकेंडरी साइड पे, उनका कोई रिलेशन है E1 के साथ E2 के साथ है कि नहीं, और है तो क्या है? और E1 E2 का खुद में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? E1 और E2 का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। और E1 और E2 का आपस में रिलेशन क्या बनेगा वो भी हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाइंडिंग्स देख के दो डरना नहीं है, कुछ भी हैरान नहीं होना। 4th या 5th सेमेस्टर है आपका, इस वाइंडिंग को देखते ही एग्जैक्टली 3rd सेमेस्टर में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल एनालिसिस पढ़ा था आपने, एग्जैक्टली वो याद कर लेना है। और ये वाइंडिंग इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वाइंडिंग है, उसे सप्लाई दी गई है V1 और उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस है R1 और X1। इसे हम थोड़ा डिटेल में ट्रांसफार्मर के केस में और अच्छे से पढ़ेंगे जब इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे।